हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक ये है कि जो स्टॉक पिकर्स हैं, स्टॉक पिकिंग है, उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं। एक आदमी, एक इन्वेस्टर स्टॉक पिकिंग तभी कर सकता है जब वो उसके चैलेंजेस को पहले समझे। एक बार जब आप चैलेंजेस को समझ लेते हो तो फिर उसको नेगोशिएट करना, उसको ओवरकम करना थोड़ा आसान हो जाता है। स्टॉक पिकिंग का पहला चैलेंज है कि लॉन्ग टर्म में जो इंडेक्स है ये 90-95% इन्वेस्टर्स को, एक्टिव इन्वेस्टर्स को बीट करता है। तो सिर्फ 5% लोग स्टॉक पिकिंग के थ्रू इंडेक्स से बेटर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। ये सबसे बड़ा चैलेंज है एक स्टॉक पिकर के सामने। कई सारी स्टडीज़ हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस भी किया है। जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं। अभी अभी जैसे S&P पे स्टडी आया हुआ था, तो वो भी एग्जैक्टली यही बात कहते हैं कि जैसे कि इंडिया में जो म्यूचुअल फंड्स हैं इसमें 3 इयर्स या 5 इयर्स का आप डेटा देखोगे तो विल फाइंड कि 80% 90% जो फंड्स होते हैं वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं। ऑब्वियसली 10% 5% फंड इंडेक्स को बीट करते हैं, पर उन फंड्स को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? से ये तो हमें पता चल जाता है कि ये फंड जो है पिछले 1 साल में, 2 साल, 3 साल में इंडेक्स को इसने बीट किया, पर आज हम कैसे पता करेंगे कि ये पर्टिकुलर फंड 3 साल के बाद मार्केट को बीट करेगा? मैंने इस पर बहुत सोचा है और मुझे अभी तक कोई रास्ता नहीं मिला जिससे हम इसके बारे में कोई प्रिडिक्शन कर पाए। और इसलिए मेरा ये कहना है कि एक्टिव इन्वेस्टिंग के थ्रू म्यूचुअल फंड में एंटर करने का कोई खास रैशनल बनता नहीं है। ऐसे भी एक स्टॉक को एनालाइज करना किसी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को एनालाइज करने की तुलना में बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक पोर्टफोलियो को एनालाइज करना बहुत टफ है एज कंपेयर टू एनालाइजिंग स्टॉक। तो अगर हम स्टॉक का एनालिसिस लर्न कर सकते हैं, स्टॉक्स के बारे में कुछ इस्टीमेट कर सकते हैं कि उसका फ्यूचर जो है उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, तो वो सफिशिएंट है स्टॉक पिकिंग के लिए। इसलिए म्यूचुअल फंड में एक्टिव प्लान तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। बेसिकली एक इन्वेस्टर के पास सिर्फ 2 ऑप्शन रह जाते हैं। या तो आप इंडेक्स फंड में जाओ, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड। उसमें भी अगर आप इंडेक्स फंड में भी जा रहे हो तो आपको वहाँ पे उसका जो एक्सपेंस रेशियो है उस फंड का वो देखना है। और अब धीरे धीरे इंडिया में भी जो एक्सपेंस रेशियो है ये घटता चला गया। जैसे नीवा का अभी उसने निफ्टी 50 का जो है इंडेक्स फंड उन्होंने लॉन्च किया विथ एक्सपेंस रेशियो ऑफ 0.06%। 0.1%, 0.15% में तो पहले से काफ़ी सारे फंड थे। यूएस में जो वैनगार्ड है, जिसको इंडेक्स इन्वेस्टिंग का पायनियर माना जाता है, उनका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो जो है 0.6, 0.7, 0.8% के आसपास हो, 0.06, 0.7 या 0.08% के आसपास होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में भी धीरे धीरे जो एक्सपेंस रेशियो है वो इसके आसपास आ जाएगा, और उस एक्सपेंस रेशियो पे आप किसी इंडेक्स फंड में ये करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। स्टॉक पिकिंग का ऑप्शन हमेशा बहुत लिमिटेड लोगों के लिए है। वो लिमिटेड लोग जो स्टॉक्स पर स्टडी करना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, बिजनेस को समझना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स को समझना चाहते हैं, और ये सारी चीज़ें समझने के बाद वो स्टॉक का सिलेक्शन करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के चांसेस हैं कि वो स्टॉक पिकिंग में सक्सेसफुल हो जाए, और वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो भी सकते हैं। धीरे धीरे जब वो लर्न करना शुरू करते हैं तो हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में नहीं सक्सेसफुल हो, सेकेंड ईयर में नहीं सक्सेसफुल हो, बट लर्निंग कंपाउंडेड वे में बढ़ता जाता है और धीरे धीरे आप सक्सेसफुल होने लगते हो। पर अगर आप ये सब करने के लिए तैयार नहीं हो, अगर आप स्टडी करने के लिए, साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल ट्रेट्स डेवलप करने के लिए आप अगर रेडी नहीं हो, तैयार नहीं हो, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास वो इंक्लिनेशन नहीं है, तो आपके लिए जो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा वो इंडेक्स इन्वेस्टिंग का होगा। दूसरा चैलेंज जो स्टॉक पिकिंग का है कि जो सक्सेसफुल स्टॉक पिकिंग का जो स्ट्रेटजी है
ये एक्सट्रीमली रिस्की भी है और एक्सट्रीमली रिवार्डिंग भी है। एक्सट्रीमली रिस्की क्यों है और एक्सट्रीमली रिवार्डिंग क्यों है? तो जब आप इसको देखिएगा तो उसमें क्या है कि रिस्की तो इसलिए है कि 95% लोग लॉन्ग टर्म में इंडेक्स को बीट नहीं कर पाएंगे। तो रिस्की तो वैसे ही हो गया कि आप स्टॉक पिकिंग की कोशिश कीजिएगा और आपका जो रिटर्न होगा वो इंडेक्स से बुरा होगा, और इंडेक्स से जब बुरा रिटर्न होगा तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट का वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है उसका जो बेनिफिट है, इट कैन मेक यू sufficiently rich. It can make you even financially free, at least at the time of retirement. अभी जैसे हम लोग अगर वो देखते हैं कि रिस्क और ये रिवार्ड है, तो अगर हम इंडेक्स का रिटर्न 14% लेते हैं और हमने जो है ये यहाँ पे एक फिगर लिया कि हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं लमसम और उसके बाद हर महीने 10,000 रुपये पर मंथ ये कर रहे हैं, तो आफ्टर 30 ईयर्स एट द रेट ऑफ, अगर हमारा रिटर्न जो है 14% रहता है तो हमारा कॉर्पस 5.11 करोड़ का बनता है, विच इज़ सफिशिएंट। अगर जब हम इसको आज के समय में इन्फ्लेशन को भी कवर करके देखें तो इट्स अ डिसेंट रिटायरमेंट कॉर्पस, जो कि एक आदमी के जो है मतलब रिटायरमेंट को काफ़ी आसान बना सकता है। और अगर आप एक्टिव इन्वेस्टिंग में जाते हैं तो सबसे पहला चीज़ आप मिस करते हो ये 14% रिटर्न। इंडेक्स में जो इंडेक्स का रिटर्न है वो गारंटीड है, पर एक्टिव इन्वेस्टिंग में, स्टॉक पिकिंग में आपका जो रिटर्न है वो इंडेक्स से ज़्यादा हो सकता है या फिर इंडेक्स से कम हो सकता है। तो अगर ये रिटर्न इंडेक्स से कम हो जाता है, लेट्स से कि ये 8% हो जाता है, 10% हो जाता है, तो ये कॉर्पस सफिशिएंट गिर जाएगा। बट अगर ये ज़्यादा होता है, तो जैसे हम लोग ये देख रहे हैं कि 18% पे क्या हो रहा है, 22% पे क्या हो रहा है, 26% पे क्या हो रहा है। सिर्फ 18% पे मतलब आपका जो रिटर्न अगर इंडेक्स से 4% ज़्यादा हो जाता है तो आपका कॉर्पस ये बढ़ के 11.85 करोड़ हो जाता है, जो 5.11 का डबल है। और एज एन स्टॉक पिकर जो मैं आपको कह सकता हूँ कि 4% से इंडेक्स को बीट करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। वॉरेन बफेट क्या कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है ये सिंपल है, इजी नहीं है। और उसी सिंप्लिसिटी के कारण उसी पर्टिकुलर चीज़ को लोग अप्लाई करके आप जो है इंडेक्स को बीट कर सकते हो, बट लार्ज पार्ट ऑफ द पीपल वो उसको बीट नहीं कर सकते। ठीक है, जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए इंडेक्स में होना चाहिए, और जो इंडेक्स को बीट कर पाते हैं उनके लिए स्टॉक पिकिंग बहुत रिवार्डिंग है। और ये भी जानना जरूरी है स्टॉक पिकिंग करने से पहले कि हम इंडेक्स को बीट करने के सिचुएशन में हैं या नहीं है। तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिसर्च है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, और ये रिसर्च अभी हाल में आया था। सबसे पहले एक हेनरिक बोसेम बाइंडर, उन्होंने एक रिसर्च किया 90 साल का यूएस स्टॉक मार्केट में 1926 से लेके 2016 तक के लिए। उनको मिला क्या, उनका रिजल्ट क्या रहा कि सिर्फ 86 स्टॉक्स ऐसे थे जिसने जितना वेल्थ क्रिएट हुआ अमेरिकन स्टॉक मार्केट में उसके 50% वेल्थ को क्रिएट किया। ओनली 86 स्टॉक्स आउट ऑफ मोर देन 25-30,000 स्टॉक्स जो कि यूएस में वहां लिस्ट हुआ था। दूसरी फाइंडिंग, सिर्फ 4% स्टॉक्स, 4%, these stocks created all the wealth of the stock market, और 60% स्टॉक्स जो यूएस का मंथली ट्रेजरी बिल का रिटर्न है उसको बीट नहीं कर पाए। मतलब इस स्टडी को जब आप समझने का कोशिश करोगे तो ये क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि आज इंडिया में लेट्स से कि स्टॉक मार्केट में 2000 स्टॉक्स लिस्टेड है मान लीजिए, तो इसमें से 60% स्टॉक्स तो एफडी का रिटर्न आपको नहीं दे पाएंगे लॉन्ग टर्म में, और सिर्फ 4% स्टॉक्स ऐसे होंगे। अब ये 4% कोई सीक्रेट फिगर नहीं है, ये 5% भी हो सकता है, 6% भी हो सकता है, बट टोटल में अगर 2000 स्टॉक्स हैं तो लगभग 100 स्टॉक्स ऐसे होंगे जो कि काफ़ी सारा वेल्थ क्रिएट करेंगे, और बाकी 1200 स्टॉक ऐसे होंगे जो कि एफडी का रिटर्न नहीं दे पाएंगे, और 600-700 स्टॉक ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत एफडी से ज़्यादा ये वो थोड़ा सा रिटर्न दे पाए।
बेसन बाइंडर की स्टडी जो थी वो 1926 से लेकर 2016 तक थी। इसके बाद हीटन की स्टडी है। हीटन की स्टडी ने भी सेम चीज़ कहा कि 4-5% से ये होते हैं, स्टॉक होते हैं जो कि मार्केट का लगभग सारा रिटर्न देते हैं। ठीक है। और एक और स्टडी अभी आया था सेंट लुइस ट्रस्ट का। स्टडी को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ स्क्रीन पे, यू लाइक इट। सेंट लुइस ट्रस्ट फैमिली ऑफिस, इनका एक स्टडी है, इसको देखिए। An interesting paradox exists in the stock market. The vast majority of stocks in an index actually underperforms the index in which they are a member. मतलब एक इंडेक्स में अगर जो भी शेयर्स हैं उसमें से एक वास्ट मेजॉरिटी उस इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करता है। मतलब निफ्टी 50 में अगर 50 स्टॉक हैं तो उसमें से 40 निफ्टी को अंडर परफॉर्म करेंगे। जो रिटर्न आएगा वो हमेशा एक स्मॉल नंबर ऑफ स्टॉक से आएगा। इस स्टडी उन्होंने S&P 500 को लेकर की और आप ये देखो क्या था। S&P 500 में 500 स्टॉक्स को इन्होंने लिया और इसमें से आप देखोगे कि जो 50% स्टॉक्स हैं मीडियम, इनका जो रिटर्न रहा ये 20 साल में, मतलब 20 ईयर पीरियड इन्होंने लिया है, 20 साल में जो इनका रिटर्न रहा वो 50% या उससे कम रहा। 20 साल में 50%, मतलब जो आपका रिटर्न रहा वो अगर 50 मान लिया जाए तो 2% या उससे कम रहा। मतलब ट्रेजरी का जो यील्ड है मंथली बेसिस पे उससे भी कम रहा 50% स्टॉक्स का। और जो इंडेक्स रहा, ये इंडेक्स ने 228% का रिटर्न दिया 20 साल में। जब हम इसको ये करेंगे, कंपाउंड करेंगे, तो ये 6.4% के लगभग का आ रहा था। और ऑलमोस्ट 80% स्टॉक्स का रिटर्न उससे कम रहा। मात्र 20% स्टॉक्स का रिटर्न इंडेक्स के रिटर्न से ज़्यादा रहा। और आप इसमें देखोगे कि लगभग 4 से 5%, ऑलमोस्ट 4% स्टॉक्स जो हैं इनका रिटर्न 1000% से ज़्यादा रहा। इसके अलावा 950, 2000, 850 to 900, अभी जो आप ये ले लोगे तो रफली आप देखोगे कि अगर आप इस एरिया को देखोगे तो इसमें 5% के लगभग स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी हैंडसम रिटर्न देते हैं। 5% स्टॉक का क्या मतलब हुआ कि S&P 500 में अगर 500 स्टॉक्स हैं तो 5% मतलब 25 स्टॉक काफ़ी उसमें अच्छा करते हैं। और ऑलमोस्ट जो सारा रिटर्न होता है, ऑलमोस्ट सारा रिटर्न वो उसी 5% स्टॉक से आता है। दैट मीन्स कि एक स्टॉक पिकर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि उस 5% जो स्टॉक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। मतलब इंडेक्स का रिटर्न है, लेट्स से कि एक इंडेक्स में 100 शेयर है, मतलब रफ कैलकुलेशन के लिए उसमें 5% शेयर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा करेंगे, मतलब 5 शेयर्स बहुत अच्छा करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आप जो स्टॉक पिकिंग करोगे उसमें वो 5 शेयर को आप सेलेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर आप उन 5 शेयर्स में से किसी को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप इंडेक्स को बीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वही 4-5% स्टॉक्स हैं जो इंडेक्स के रिटर्न को एक्सप्लेन करते हैं। 1926 से लेके 2016 तक के स्टडी में इट इज ओनली 4% ऑफ द स्टॉक्स। स्टॉक पिकिंग का सबसे बड़ा चैलेंज ये है। उस स्टडी को एक बार देखिए जो अभी हम लोग रेफर कर रहे थे कि जो मीन एनुअल रिटर्न रहा ये रहा 14.74%, मीडियन मेयरली 5.3%। दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस। ओवर हाफ ऑफ द स्टॉक्स डिलीवर्ड नेगेटिव रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ टाइम्स। मतलब 50% से ज़्यादा स्टॉक्स नेगेटिव रिटर्न देंगे। स्टॉक पिकर्स को ये सारी बातें बिल्कुल पहले दिमाग में बिठानी चाहिए, उसके बाद उसको लगे तो स्टॉक पिकिंग में एंटर करना चाहिए। अदरवाइज इंडेक्स इन्वेस्टिंग जो है दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। उसमें से सिर्फ 42% स्टॉक्स ऐसे हैं जिसने 3 मंथ्स ट्रेजरी बिल को आउट परफॉर्म किया। नाउ सी 50% से ज़्यादा तो निगेटिव रिटर्न दिए और 42% जिसने ट्रेजरी बिल को आउट परफॉर्म किया। ठीक है। उसके बाद
just 4% of all stocks accounted for all the wealth created by the stock market from 1926 to 2016. सो 25,000 स्टॉक्स में सिर्फ 4% ऐसे थे, 4% का मतलब 1,000 स्टॉक ऐसे थे जिसने सारा वेल्थ क्रिएट किया स्टॉक मार्केट में। इस बात को समझना काफ़ी ज़रूरी है और ये स्टॉक पिकर के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। हीटॉन की स्टडी के बारे में उसके बाद इन्होंने उसको भी रेफर किया है। ये 1989 से लेकर 2015 तक का डेटा, और उसने कहा कि 50% of the stocks underperformed and 40% of the stocks provided negative return. Similarly, तो एक स्टॉक पिकर के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो कैसे उस पर्टिकुलर एरिया में ये जो स्टॉक्स के जो आउट परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स हैं उनको आप कैसे सिलेक्ट करते हो। दैट इज द आर्ट ऑफ स्टॉक पिकिंग। और ये स्टॉक पिकिंग का आर्ट जो भी आदमी डेवलप करने लगेगा वो फिर इंडेक्स को बीट करने लगेगा, और इंडेक्स को बीट करना या इंडेक्स को बीट करने का प्रयास करना बहुत रिस्की है, बट इट्स वेरी रिवार्डिंग ऑल्सो दैट वी हैव सीन। इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो एक स्टॉक पिकर को समझनी होगी। वो चीज़ क्या है कि हमने एक तो स्टडी देख लिया कि जो 4% स्टॉक्स हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। इनफैक्ट जो स्टॉक मार्केट का सारा रिटर्न है दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय दोज 4% ऑफ द स्टॉक्स। वेरी गुड। और वो रिटर्न कोई एक दिन में नहीं आता है। जैसे कि अमेजन ने या फेसबुक ने या और कोई भी कंपनी ने, अगर इंडिया में आप देखते हो जैसे मान लो कि रिलायंस ने या टाइटन ने या हिंदुस्तान लीवर ने या नेस्ले ने काफ़ी वेल्थ क्रिएट किया, और वो एक दिन में नहीं क्रिएट किया। ये वेल्थ क्रिएशन का फायदा सिर्फ उस आदमी को मिला जो उस स्टॉक में इंटर किया और कंटिन्यूअसली वहां पे स्टे किया। सो एक स्टॉक पिकर का सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जब भी आप कोई स्टॉक परचेज करते हो तो उसमें 2-3 डिसीजन आपको लेने होते हैं। फर्स्ट, बाइंग का डिसीजन, वेदर आई बाई और नॉट। सेकेंड डिसीजन, होल्डिंग, कि मैं उसको होल्ड करूंगा या एग्जिट करूंगा। एंड देन सेलिंग। बाइंग का डिसीजन लेना इज ईजी। कई सारी किताबें हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ये बताती हैं कि ये जो स्टॉक्स है इस टाइप से आप वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो, इस टाइप से आप उसका अकाउंट्स एग्जामिन कर सकते हो एंड ऑल दोस थिंग्स। तो बाइंग का डिसीजन आप ले लेते हो और इसको समझना भी आसान है, सीखना भी आसान है। और जो होल्डिंग का डिसीजन है दैट इज जेन्युइनली अ वेरी टफ डिसीजन, कि आप कैसे किसी कंपनी में 5 साल 10 साल 20 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो। बिकॉज जो 4% स्टॉक्स सारा रिटर्न दे रहे हैं वो कोई एक दिन में नहीं दे रहे हैं। अमेजन ने जो रिटर्न दिया वो कोई एक दिन में नहीं दिया, टाइटन ने जो रिटर्न दिया, रिलायंस ने जो रिटर्न दिया वो कोई एक दिन में नहीं दिया है। जो स्टोरी हम लोग ये सुनते हैं कि HDFC बैंक में इस आदमी ने उस समय इतने का इन्वेस्ट किया और आज उसका ये वैल्यू है, इसका मतलब कि वो आदमी HDFC बैंक में 20 साल 25 साल तक इन्वेस्टेड रहा। तो एक स्टॉक पिकर को हमेशा ये देखना होता है कि मैं जब किसी स्टॉक में इंटर कर रहा हूँ तो किस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं उसको होल्ड कर पाऊंगा। और ये डिसीजन, बिलीव मी, ये सबसे डिफिकल्ट डिसीजन है, होल्ड करने का डिसीजन। क्योंकि उस होल्डिंग पीरियड के दौरान कई बार वो स्टॉक 50% गिर जाएगा, कई बार मार्केट 50% गिर जाएगा, एंड स्टिल यू आर होल्डिंग दोज स्टॉक्स। अगर आप वो स्ट्रेटजी नहीं डेवलप कर पाए जिससे आप स्टॉक्स को, अच्छे स्टॉक्स को बहुत लंबे समय तक होल्ड कर पाएंगे, तो फिर आप जो है इंडेक्स को बीट करने का रिटर्न नहीं जनरेट कर सकते। और ये जो है एक स्टॉक पिकर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैलेंज होता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि स्टॉक पिकिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे जरूरी चीज़ क्या है। आई शुड टेल यू, एक स्टॉक पिकर के लिए, एक अच्छे इन्वेस्टर के लिए सबसे जरूरी चीज़ है वो है स्टडी, वोरेशियस रीडिंग।
एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें कुछ हमने कोटेशन लिखे हैं। चार्ली मुंगेर क्या कहते हैं? आई डोंट थिंक you can get to be a really good investor over a broad range without doing massive amount of reading. I don't think there is any one book that will do it for you. ये इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज नहीं है जो कि आप किसी एक बुक से सीख सकते हो। जरूरत क्या है? मैसिव अमाउंट ऑफ रीडिंग। मोनिस पढ़वे ये क्या कहते हैं? रीड voraciously and wait patiently. सेठ क्लाइडमैन ये क्या कहते हैं? Read as much as you can about the markets, economy and financial history. Never stop reading. Joel Greenberg क्या कहते हैं? Of magic formula. If you want to get good at investing, read a lot. Ted Wiesler क्या कहते हैं? I am obsessed with stocks and investing. I read everything. थॉमस खान क्या कहते हैं? आई डोंट नो ऑफ एनी सक्सेसफुल इन्वेस्टर हु केम अप विद अ गुड आइडिया विदाउट रीडिंग। मतलब ये कह रहे हैं कि ये एक भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर को नहीं जानते हैं जो बगैर काफ़ी स्टडी किए हुए, काफ़ी रीडिंग किए हुए गुड आइडिया के साथ आता है। और अब ध्यान रखो, गुड आइडियाज आर रेयर, कम है। मात्र 4% या 5% स्टॉक्स सारा वेल्थ क्रिएट करेंगे और बगैर वोरेशियस रीडिंग के, बगैर काफ़ी स्टडी किए हुए आप एक अच्छे स्टॉक पिकर नहीं हो सकते हो। वॉरेन बफेट का कोट हमने लिया लास्ट में कि इन्होंने बताया कि भाई इनसे पूछा गया कि आप क्या करते हो दिन भर, तो वॉरेन बफेट कहते हैं आई जस्ट सिट इन माई ऑफिस एंड रीड ऑल डे। एक इन्वेस्टर का मेन काम रीडिंग है, एक इन्वेस्टर का मेन काम स्टडी है। और अगर आप स्टडी नहीं कर सकते हो, अगर आप वोरेशियस रीडर नहीं हो सकते हो, अगर आप में कांस्टेंट क्यूरियोसिटी नहीं है लर्निंग की, तो आप एक अच्छा इन्वेस्टर नहीं हो सकते हो। आपको स्टॉक पिकिंग नहीं करनी चाहिए और आपके लिए जो इंडेक्स फंड है दैट इज द बेस्ट फंड। फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर आप एक वोरेशियस रीडर नहीं हो सकते हो, डोंट डेयर टू पिक स्टॉक्स। इंडेक्स फंड चूज करो जो लो एक्सपेंस रेशियो का हो और आप उसमें इन्वेस्ट कर लो और आप अच्छा करोगे। अच्छा इन द सेंस कि आप 95% इन्वेस्टर से अच्छा करोगे इन अ करियर टाइम से 30 इयर्स। आप अगर अभी लेट्स से कि आपने जस्ट जॉब स्टार्ट किया, आप 20 साल के हो, 22 साल के हो, और हमने जो आपको एक्सप्लेन किया था उसका जो रिवार्ड वाला स्लाइड हमने आपको दिखाया था, तो उसमें बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि आप 1 लाख रुपये लगा रहे हो, 10,000 रुपये महीने का लगा रहे हो, आफ्टर 30 ईयर्स यू आर गेटिंग 5.11 करोड़। और एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमने एक फिगर लिया 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट और 10,000 मंथली। आपने अभी आज जॉब स्टार्ट किया है, अभी आपकी सैलरी लेट से 20,000 50,000 रुपये कुछ है, आप इतना ही कर सकते हो। बट 2-4 साल के बाद आपकी सैलरी बढ़ जाती है, अब आप 10,000 की जगह पे 15,000 लगा सकते हो। ओकेजनली आपको जो है कुछ बोनस मिल जाता है, कहीं से कुछ पैसे आ जाते हैं, आप 2 लाख रुपये एक साथ और लमसम लगा सकते हो। ये जो फिगर 5.11 करोड़ का है, जो रियल फिगर यू विल अचीव थ्रू इंडेक्स इन्वेस्टिंग इन अ स्पैन ऑफ 30 ईयर्स, इट विल बी मच मोर देन 5.11 करोड़। आप अपने रिटायरमेंट में उतना खर्च नहीं कर पाओगे। सो डोंट मिस दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। उस अपॉर्चुनिटी को मिस करने का रिस्क सिर्फ उन लोगों को लेना चाहिए जो लर्निंग के लिए तैयार हैं, वोरेशियस रीडिंग के लिए तैयार हैं, क्यूरियोसिटी के साथ चीज़ों को देखना चाहते हैं और लर्न करना चाहते हैं। स्टॉक पिकिंग सिर्फ उनके लिए है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हम लोगों ने जो डिस्कस किया, इन्वेस्टमेंट के 2 ऑप्शन है आपके पास, एक एक्टिव स्टॉक पिकिंग, दूसरा पैसिव इंडेक्स इन्वेस्टिंग। एक लार्ज मेजॉरिटी के लिए जो पैसिव इन्वेस्टिंग है दैट इज द बेस्ट। जो एक्टिव इन्वेस्टिंग है इसमें रिस्क है। पहला रिस्क ये है
कि लॉन्ग पीरियड में ओवर 30 ईयर्स 95% ऑफ द एक्टिव इन्वेस्टर विल अंडर परफॉर्म द मार्केट, और उनका जो रिटायरमेंट प्लानिंग है या और सारी चीज़ें उसको वो अफेक्ट करता है। इसमें जो दूसरा रिस्क है कि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स स्टॉक मार्केट का सारा वेल्थ क्रिएट करते हैं। 4% जो 1926 से लेके 2016 तक का बेसन बाइंडर की स्टडी है, या हिटॉन की स्टडी है, या सेंट लुइस ट्रस्ट का स्टडी है, ये बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है कि मात्र 5% स्टॉक्स, 4% स्टॉक्स सारा वेल्थ क्रिएट करेंगे। तो स्टॉक पिकिंग में जो रियल चैलेंज है वो उन 4-5% स्टॉक्स को सिलेक्ट करने का है। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है स्टॉक पिकिंग का? वो है होल्डिंग। क्या आप विनर्स को सिलेक्ट तो कर लिए, और आप उसको होल्ड कैसे करोगे लंबे समय तक? क्योंकि वो जो वेल्थ क्रिएट करते हैं, वो जो स्टॉक्स वेल्थ क्रिएट करते हैं, वो कोई एक दिन, एक महीने, एक साल में नहीं करते। रिलायंस ने या टाइटन ने कोई एक दिन या एक महीने में वेल्थ नहीं क्रिएट किया। इट टेक ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स। तो आप उस पर्टिकुलर टाइम तक उस सारे स्टॉक्स को होल्ड कैसे करेंगे? होल्डिंग की आपके पास क्या स्ट्रेटजी है? कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में नेस्ले खरीदा होगा, HDFC बैंक खरीदा होगा, टाइटन खरीदा होगा, उसमें 10% का प्रॉफिट हो गया, 20% का प्रॉफिट हो गया, उन्होंने सेल कर दिया। उनको HDFC बैंक या टाइटन के जो वेल्थ क्रिएशन का हिस्ट्री है उसका कोई फायदा नहीं हुआ, ऑल्दो उन्होंने उसको परचेज किया, आइडेंटिफाई किया। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि हम अगर किसी स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें हम काफ़ी लंबे समय तक कैसे इन्वेस्टेड रह सकते हैं, उसमें से क्या क्या हम उसमें देखते रहेंगे, कैसे कैसे वो स्टोरी जो है बिल्ट हो रही है, कैसे कैसे वो चल रहा है, या कब वो स्टोरी फॉल्टी हो रही है जिससे हम वहाँ से एग्जिट करें। तो ये तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज स्टॉक पिकर के लिए है। अगर आप ये चैलेंजेस लेने के लिए तैयार हो तो आप स्टॉक पिकिंग के में कोशिश करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वोरेशियस रीडिंग। आप हमारा वीडियो देख रहे हो, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो देखने से काफ़ी बेहतर है बुक्स पढ़ना, क्योंकि बुक्स पढ़ने से आप सोचते हो, कंटेम्पलेट करते हो, आपका जो थिंकिंग का एबिलिटी है वो बढ़ता है। ठीक है, वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, इंटरनेट से कई सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, बट वो इन्फॉर्मेशन को आपको अपने में इनकलकेट करना होता है, उसको प्रोसेस करना होता है, सो दैट कि उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर डिसीजन पर अराइव कर सको। और इसलिए रीडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कोई एक आदमी वोरेशियस रीडिंग के लिए तैयार नहीं है तो मेरे ख्याल से उसको स्टॉक पिकिंग का रिस्क नहीं लेना चाहिए। उसके लिए इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट। तो स्टॉक पिकिंग एक बहुत चैलेंजिंग कॉलिंग हो सकता है, एक बहुत चैलेंजिंग एक्टिविटी हो सकता है, पर हाँ, अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो और इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उस पर काम करते हो, तो ये बहुत रिवार्डिंग भी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।